सामीन हाजरीन आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन हाजरीन का आज की ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात में। उम्मीद है दोस्तों आप तमाम सामीन हाजरीन बखैर आफियत होंगे और जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खामोशी छुपाती है ऐब हुनर दोनों, खामोशी छुपाती है ऐब हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगू से होता है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा गुफ्तगू ऐसी करनी चाहिए कि आपकी शख्सियत एक मुस्बत शख्सियत सामने आए, लोग आपसे मिलना चाहें, आपकी गिरविदा हो जाए। कभी ने भी कहा ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आप खोए, औरों को शीतल करे आपुन शीतल होए। यानी कि हमें हमेशा ऐसी जबान का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे न सिर्फ दूसरे के दिलों में ठंडक का एहसास हो, बल्कि हमें भी उससे गुफ्तगू करके ये लगे कि हमने जो कुछ किया है वो सही किया है। जी हाँ, गुफ्तगू का यही फन है कि वो कभी कभी गिरविदा बना लेती है और कभी कभी दुश्मनी पर आमादा हो जाते हैं लोग। इसलिए हमेशा हमें कोशिश करनी ये चाहिए कि हम जो गुफ्तगू करें वो सामने वाले के हिसाब से हो, यानी सामने वाले का मर्तबा, उसका ओहदा, सब तमाम जबानों का इस्तेमाल जो है, तमाम अल्फाज का इस्तेमाल उसी हिसाब से करना चाहिए। आइए फिलहाल तो अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं सबिहा फजल के साथ। एकदम सही कहा आपने कि वाकई गुफ्तगू बड़े सोच समझ कर की जाए और इतने खूबसूरत अंदाज में की जाए कि आप लोगों को मुद्दतों याद रह सकें। वो किसी ने कहा था सामीन कि क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा। इससे पहले कि याद आ जाए आप सबको सबिहा का प्यारा आदाब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे मिजाज हैं आप सबके? अच्छे हैं आप सभी लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो याद आ गई बात मुझे कि किसी ने कहा था कि गूंजूंगी तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको भुला सके न तू वो गुफ्तगू हूँ मैं। हालांकि ये एक रूमानी शेर कह सकते हैं कि कई शख्सियात, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते। लेकिन अगर हम गुफ्तगू के हवाले से भी बात करें तो कुछ लोगों का लहजा इतना शाइस्ता होता है, इतने खूबसूरत अल्फाज का इंतखाब करके इतने अच्छे पैराए में वो गुफ्तगू करते हैं कि हमारे जहन पर उनका भी असर बरसों रहता है। उनकी खूबसूरत गुफ्तगू के हिसार से हम कभी निकल नहीं पाते हैं और अपनी गुफ्तगू के बाइस ही लोग कहते हैं कि दिलों में बस जाते हैं और उनकी याद कभी भी धुंधली नहीं पड़ती है। तो सही कहा बिल्कुल ये बात कि हमें हर तरह के मामलात में गुफ्तगू का ख्याल रखना चाहिए, चाहे मामला थोड़ा सा गर्म क्यों ना हो, तब भी बहुत तल्ख अंदाज की गुफ्तगू ना हो कि फिर बाद में कोई गुंजाइश ही ना बचे। तो बस इतना ही मैं भी कहूँगी। खैर, अब प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है और अब हम बढ़ेंगे आगे अपने अगले सेगमेंट में। और तमाम दोस्त अब तक तो ये जान ही चुके हैं कि इसके बाद होती है डॉक्टर से मुलाकात, जिसमें कुछ बातें होती हैं काम की, आप सबकी सेहत के हवाले से, जो जानना और सुनना और फिर उन पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज भी यही काम करते हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो हर दिन किए जाएं, मुतवातर किए जाएं, तो उनके रिजल्ट्स जो होते हैं, उनके जो फल होते हैं वो बड़े मीठे मीठे होते हैं, रिजल्ट्स उनके बड़े अच्छे कारगर होते हैं। आइए देखते हैं। I would be talking about some basic things about coronavirus today, which most of you know, but in this age of information, we also have lots of misinformation. So we will try to discuss about those things. Now the first question which comes to our mind is, what is coronavirus? Is it a new thing or which is happening something it has been happening for so many years? आप लोगों ने बुक्स में भी देखा होगा कि 1970s की बुक्स, 1990s की बुक्स में भी दिखला रहे थे कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कोई नई चीज़ नहीं है। कोरोना वायरस की जो स्ट्रेन हम लोगों को मिली है 2019 में, वो नई है। इसी को हम लोग कोविड कहते हैं। कोविड मतलब कोरोना वायरस डिजीज, और क्योंकि 2019 में ये हम लोगों को मिली तो इसको हमने कोविड-19 का नाम दे दिया। लेकिन है ये पुरानी इन द सेंस के इसी ग्रुप की बहुत सी बीमारियां, जैसे सार्स, जैसे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सब हुआ करती थी। अब ये बीमारी हमारे अंदर जब आ जाए, आपको कैसे पता चलेगा? क्या इसकी सिम्टम्स हैं, क्या इसकी लक्षण है, क्या इसकी सिफात है? बुखार, जो किसी भी बीमारी के साथ हो सकता है, टायर्डनेस मतलब थक जाना, और ड्राई कफ। कुछ लोगों को नेजल कंजेशन भी होता है और सूखी खांसी के अलावा सोर थ्रोट और कभी कभी डायरिया भी हो जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये
बीमारी बहुत से लोगों को इन्फेक्टेड तो होते हैं लेकिन उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं मिलता है। और इन चीज वो मतलब क्या हुआ सिम्टम नहीं मिलता कि वो अपने को अनवेल नहीं फील कर रहे होते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो WHO कह रहा है कि 6 में से एक ही आदमी ऐसा होता है, एक पर्सन ऐसा होता है जिसको सीरियस इलनेस हो जाती है और उसको जो है डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो जाती है तो परेशान होने की चीज, लेकिन इन चीजों का हमको ख्याल रखना है कि 6 में से एक को ही होती है। और कौन लोग हैं वो जिनमें ज्यादा चांसेस होती हैं? ओल्ड एज के साथ साथ उनके साथ अगर कोई कोमॉर्बिडिटी हो, कोमॉर्बिडिटी मतलब कोई और बीमारी हो, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे जो आमतौर पे हमारे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़पेपर तो नहीं कहेंगे, न्यूज़पेपर तो काफी जिम्मेदारी से काम करते हैं, मीडिया चैनल्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ट्विटर पे चीजें आ रही हैं। जैसे सबसे पहली चीज आ रही है कि ये जो 5G मोबाइल नेटवर्क है इससे फैल रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे भी 5G मोबाइल आया भी नहीं है, तो लेकिन वहां पे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। सो प्लीज रिमेंबर, मोबाइल नेटवर्क्स डू नॉट स्प्रेड एनी फॉर्म ऑफ कोविड वायरस। दूसरी चीज, अब लोग परेशान हैं तो क्या कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर हम एक्सपोज हो जाए सन में और हमारा टेम्परेचर बाहर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए तो हम बच सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंटरनल टेम्परेचर से मतलब है इसका, एक्सटर्नल टेम्परेचर से इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज ये होती है कि एक बार अगर हमको कोरोना वायरस हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास जिंदगी भर वो रहेगा, हम ठीक भी हो सकते हैं। बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि एक बार कोरोना वायरस हो गया तो फिर जिंदगी भर के लिए हमारे पास रहेगा। नहीं, कोरोना वायरस से लोग निगेटिव भी हो रहे हैं जिनको हम लोग क्योर्ड कह रहे हैं। एक बहुत ही मजेदार चीज वीडियो हम लोगों ने देखा होगा कि आप 10 सेकंड के लिए सांस रोकें और अगर खांसी आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको बीमारी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि इस तरह की कोई चीज नहीं है। ये बीमारी रेस्पिरेटरी बीमारी है जिसका सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरिकल टेस्ट की वजह से ही, इन्वेस्टिगेशन करा के ही हम कोई इसका तशवीश कर सकते हैं, उसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। इस तरह की ब्रेथ होल्डिंग से आप लोग परेशान ना हो। फिर अल्कोहल की बात करें, बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि अगर हम अल्कोहल ले लेंगे वो जो है हमको कोविड से बचा लेगा। अल्कोहल के अपने नुकसानात हैं, इसलिए आप इनसे बचें और सिगरेट और अल्कोहल दोनों को ही आपको अवॉइड करना है। फिर एक और बहुत आजकल खास तौर पे कंट्री लाइक इंडिया में हो रहा है कि गर्म कंट्रीज में, ह्यूमिड कंट्रीज में अगर ये बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, जंगे हो रही है। फिर मैं आपसे बता दूं, ये बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से मतलब होता है वायरस का, ना कि एक्सटर्नल टेम्परेचर से, और इसलिए इस बीमारी का अभी इस तरह से कोई चीज नहीं है। अच्छा, फिर मैं आपको बताता चलूं, ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं और मैं WHO की जो साइट्स हैं वहां से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, तो आप फौरन इसको वहां से रेफर भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम हॉट बाथ ले लें उससे हम क्या कहते हैं बच सकें। नहीं, उससे भी कुछ नहीं होना है। ना ही अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्टेंट लैम्प या हेयर ड्रायर से हाथ साफ करने से भी ये बीमारी, ये वायरस से कोई ज्यादा फायदा नहीं होना है। आमतौर पे हम लोग देख रहे हैं कि एक वीडियो दिखलाते हैं या फोटोग्राफ दिखलाते हैं कि हम स्कैनर्स यूज कर रहे हैं, थर्मल स्कैनर्स। थर्मल स्कैनर्स तब कामयाब है जब किसी को टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर बताता है। हमारा आमतौर पे जो बॉडी टेम्परेचर है 36.5 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जब उससे ज्यादा हो जाता है तो वो थर्मल स्कैनर्स जो है उसको हमें बताने में मदद करते हैं। लेकिन याद रहे, बीमार होने के लिए 2 से 10 दिन चाहिए इन्फेक्शन होने के बाद, तो ये तभी कारगर होगा। अगर हम अपने बॉडी के ऊपर क्लोरीन या अल्कोहल डाल लें, नहीं, फिर मैं कहूंगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमको जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, हाथ धोने के लिए ही काम में इस्तेमाल लेना चाहिए, हाथ, उसके अलावा किसी चीज के लिए नहीं करते। अब कुछ लोग बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या हमारे पास कोई वैक्सीन है इसके लिए, तो अभी तक तो कोई वैक्सीन नहीं है। हमारी और निमोनिया की वैक्सीन जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन, क्या इसमें फायदा करेगी? नहीं। न्यूमोकोकल वैक्सीन और जो पेंटावेलेंट वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है वो उस मखसूस बीमारी के लिए है, इसके लिए अभी हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। हाँ, ट्रायल जरूर चल रहे हैं। फिर लोग कहते हैं अगर नाक से ये फैल रही है, मुंह से फैल रही है, अगर हम बार बार अपने नाक को नेजल सलाइन से साफ करें तो क्या इससे फायदा होगा? नहीं, इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ मुंह ठीक से धोते रहें, वही कारगर होगा। कुछ आर्टिकल्स आए कि गार्लिक, जो लहसुन है, इसको खाने से सुना है कि कोरोना वायरस नहीं होता है। देखिए, लहसुन जो है एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है, ये अच्छी चीज भी है, लेकिन इसका अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि इसका कोई कोरोना वायरस से लेके कोई ताल्लुक है। क्या हमारे पास कोई दवाएं हैं इसकी? नहीं।
हमारे पास कोई भी अभी एंटीवायरल ऐसी दवा नहीं है जो हम कोरोना वायरस के मरीजों को दे सकें। एंड व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड नो ड्रग्स, आई मीन नो ड्रग। आई डोंट वांट टू नेम दोज ड्रग्स, बट देयर हैव बीन नो एविडेंस टिल नाउ दैट एनी ड्रग इज इफेक्टिव in prevention or treating coronavirus. Now, there is one more question which people are asking. Lots of media also is trying to ask these questions कि क्या कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो है एयरबॉर्न भी, अभी हम लोग कह रहे हैं कि ये ड्रॉपलेट है, क्या कोरोना वायरस इन्फेक्शन एयरबॉर्न भी है? नहीं, कोरोना वायरस इन्फेक्शन आज की डेट में हमारे पास जो नॉलेज है उसमें कहीं एविडेंस नहीं है कि ये जो है एयरबॉर्न है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा हैवी वायरस है और ये स्नीजिंग और कफिंग से जो ड्रॉपलेट बनते हैं वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं और सरफेस पे आ जाते हैं। इसीलिए जो चीजें हम ज्यादा छूते हैं, फॉर्माइट्स जिसको हम कहते हैं, उनकी सफाई करते रहना चाहिए। अब जब हमने इतनी सारी बातें कर ली तो एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं कि प्रिवेंशन इसका हम कैसे करें। प्रिवेंशन का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि आप, क्योंकि प्रिवेंशन ही एक तरीका है, क्यों? क्योंकि और कोई इलाज भी नहीं है इसका। हमको क्या करना है, रेगुलरली और थरली हमको अपने हाथ धोने हैं। कहाँ से? अगर साबुन नहीं है तो हम अल्कोहल बेस्ड स्क्रब से हम हाथ धो सकते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है कम से कम 1 मीटर की। अगर कोई, इससे क्या होगा कि हमारे पास ये इन्फेक्शन आने की चांसेस कम हो जाएंगे। हमको अपनी आईज, नोज और माउथ को कम से कम छूना है और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का इस्तेमाल करना है कि इनडिस्क्रिमिनेट स्पिटिंग नहीं करनी है। कफिंग करते वक्त हमको मुंह से अपने किसी टिश्यू से कवर करना है और स्नीज करते वक्त भी हमको उस टिश्यू से कवर करना है। उस टिश्यू को फिर कायदे से डिस्पोज ऑफ करना है। और अगर आप बीमार हैं तो आपको घर में रहना है, कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। हम इस मौके पे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का और वो सारे लोग जो आज हमको घर बैठे बहुत सी चीजें दे रहे हैं। खास तौर पे पुलिस, हमारे सैनिटरी स्टाफ, बैंकर्स, ग्रोसर्स, शॉपकीपर्स जो हमको अब सामान दे रहे हैं। एक चीज हम और यहाँ पे कहेंगे कि ये लड़ाई मिलके लड़ी जा सकती है। कोई भी गवर्नमेंट तभी सक्सेसफुल होगी जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। और अगर हमको स्क्रीन करना है अपने को तो एक ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, आरोग्य सेतु ऐप। उसको डाउनलोड करके हम अपनी उसके अंदर डिटेल्स भी डाल सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत अहम गुफ्तगू की है। उम्मीद है कि आप लोग अगर इस चीज का ख्याल रखेंगे, उन बातों पर अमल करेंगे तो यकीनन एक सेहतमंद जिंदगी आप जी सकेंगे और लुत्फ ले सकेंगे सेहतमंद जिंदगी का। सेहतमंद जिंदगी कहते हैं जब इंसान का जिस्म सेहतमंद होता है तो उसमें दिमाग भी सेहतमंद होता है और सेहतमंद दिमाग हमेशा मुस्बत सोच का हामिल होता है, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग उसकी खास बात होती है। वो किसी भी बात को, किसी भी वाकई को, किसी भी हालत में कभी भी निगेटिव नहीं होता। यही सेहतमंद दिमाग की अलामत होती है और सेहतमंद दिमाग को रखने के लिए सबसे अहम काम अंजाम देती है शायरी। आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है पटियाला से मोहतरमा मधुमनी। पेश खिदमत है कलामी शायर। मैं मधुमन पटियाला से आप सबको मेरा नमस्कार। एक गजल के चंद अशार रखती हूँ, देखिएगा। मतला यूं है, जिंदगी तुझसे राब्ता न हुआ, जिंदगी तुझसे राब्ता न हुआ, फिर भी मुझको कभी गिला न हुआ। जिंदगी तुझसे राब्ता न हुआ, फिर भी मुझको कभी गिला न हुआ। ये तो हर दौर की कहानी है, ये तो हर दौर की कहानी है, साथ सच के कोई खड़ा न हुआ। ये तो हर दौर की कहानी है, साथ सच के कोई खड़ा न हुआ। क्या शिकायत करूं जमाने से, क्या शिकायत करूं जमाने से, मेरा साया ही जब मेरा न हुआ। क्या शिकायत करूं जमाने से, मेरा साया ही जब मेरा न हुआ। और शेर देखिएगा, जख्म पर जख्म ही दिए उसने, जख्म पर जख्म ही दिए उसने, फिर भी उससे ये दिल खफा न हुआ। जख्म पर जख्म ही दिए उसने, फिर भी उससे ये दिल खफा न हुआ। हीर रांझा हो या ससी पुन्नू, हीर रांझा हो या ससी पुन्नू, इश्क में कौन बावला न हुआ। हीर रांझा हो या ससी पुन्नू, इश्क में कौन बावला न हुआ। और शेर देखिएगा, यूं बहुत कुछ था चल रहा दिल में, यूं बहुत कुछ था चल रहा दिल में, उससे कहने का हौसला न हुआ। यूं बहुत कुछ था चल रहा दिल में, उससे कहने का हौसला न हुआ। जब से वो दूर हो गया मुझसे, जब से वो दूर हो गया मुझसे,
एक लम्हे को भी जुदा न हुआ जब से वो दूर हो गया मुझसे, एक लम्हे को भी जुदा न हुआ। उड़ गए शाख से परिंदे जब, उड़ गए शाख से परिंदे जब, ये चमन फिर कभी हरा न हुआ, ये चमन फिर कभी हरा न हुआ। और गजल का मक्ता देखिएगा। खेल मधुमन है ये नसीबों के, खेल मधुमन है ये नसीबों के, वरना चाहे से उसके क्या न हुआ। खेल मधुमन है ये नसीबों के, वरना चाहे से उसके क्या न हुआ। जिंदगी तुझसे राब्ता न हुआ, फिर भी मुझको कभी गिला न हुआ, फिर भी मुझको कभी गिला न हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। दोस्तों, हम जिक्र करते हैं अक्सर पॉजिटिव थिंकिंग का, मुस्बत सोच का, किस तरह से हम मुस्बत रहें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मुस्बत रहना चाहते हैं लेकिन हालात ऐसे नहीं होते। इंसान की पहचान उन्हीं हालात में होती है कि जब हालात बिगड़े, जब वक्त खराब हो, तब वो मुस्बत रहे, तब वो निगेटिव ना हो, ना उसकी सोच निगेटिव हो, ना उसके आसपास आने वाले उसे निगेटिव महसूस कर सकें, ना निगेटिव वाइब्रेशंस उसके जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचे। यही इंसानियत की मेराज है। और दोस्तों, जहां तक मुस्बत सोच की बात है तो शम्मे फरोजा हमारा एक सिलसिला रहा है जिसने तमाम आलम में मुस्बत सोच को फैलाया है, तमाम आलम में मुस्बत एक सोच को फरोग दिया है और लोग इसके बड़े गिरविदा हैं इस प्रोग्राम के। यकीन कीजिए कि एक मुद्दत तक लोग इस प्रोग्राम को सुनने के लिए उर्दू सर्विस की नशरियात सुना करते थे। आज हम उर्दू सर्विस की लाइब्रेरी से एक शम्मे फरोजा आपके लिए लाए हैं और ये शम्मे फरोजा पेश कर रहे हैं आपके अपने शमीम कुरैशी साहब। हर शख्स अपनी मर्जी और अपने नफ्स का मुख्तार है, मगर हर शख्स की मर्जी और नफ्स का इख्तियार वहां खत्म हो जाता है जहां से दूसरे शख्स की मर्जी और उसके नफ्स का इख्तियार शुरू होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही बात इस मफहूम के अल्फाज में कही है कि एक आदमी की आजादी उस मकाम पर खत्म हो जाती है जिस मकाम से दूसरे आदमी की आजादी का आगाज होता है। विलियम कूपर का यह ख्याल बहुत दुरुस्त है कि आजादी के दामन में वो हजारों नेमतें हैं जिन्हें गुलामी की जिंदगी बसर करने वाले लोग उम्र भर अपनी आंख से नहीं देख सकते। लेकिन ये नेमतें भी अगर कोई शख्स अपने नफ्स और अपनी मर्जी के लिए महदूद कर ले और तन्हा अपनी जात की मुनफियत को अपनी कौम और अपने वतन के तमाम मफादात पर तरजीह और अव्वलियत देने लगे तो ये तरजीही अंदाज़े फिक्र या अपने मफाद की अव्वलियत का नुक्ते नजर मुस्तहसन या काबिल तारीफ नहीं होता, बल्कि मज़मूम करार पाता है, क्योंकि इस किस्म का अंदाज़े फिक्र नजर आदमी के किरदार और उसकी सीरत के उजले दामन पर खुद गरजी के मैले धब्बे लगाता है। हालांकि खुद गरजी वो बदतरीन रुझान है जिसकी तमाम मज़ाहिब और तमाम तहजीबों के मशाहिर ने गैर मुबहम अल्फाज में मजम्मत की है। खुद गरजी का ये बदतरीन रुझान जिस दुनिया को कमाने के लिए पैदा होता है वो दुनिया हजरत अली करमल्लाह वजहू के ख्याल में बजाय खुद कुछ नहीं है बल्कि गुजरगाह है जिसमें न कयाम की कोई जगह है न करार का कोई मकाम है। खुद गरजी के रुझान के जेर असर अपनी कौम और अपने मफादात से रूगर्दानी दर हकीकत जात परस्ती की वो जहरीली पैदावार हुआ करती है जिसकी इंतहाई बदतरीन किस्म सरकशी और गद्दारी करार पाती है। लॉर्ड रसल के ख्याल में खुद पसंदी कभी भी किसी तरक्की पसंदाना इकदाम का मूजिब नहीं होती, बल्कि आदमी को उसी कदर इंतहा पसंद बना देती है कि वो समाज में रहकर भी समाज के लिए कोई मुफीद काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अमल की कुव्वत, इंफरादियत और खुद पसंदी की हद में इस कदर घुटती है कि इसमें इकदाम या फैसले की काबिल लिहाज कुव्वत बाकी नहीं रहती। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पसंदी के मज़मूम रुझान को शिद्दत के साथ दबाया है और उन्होंने इबादत इलाही के जो तरीके तजवीज़ किए हैं इनमें जमात की नमाज को अव्वलियत व फजीलत देकर हर शख्स को दिन भर में कम से कम 5 मरतबा ये महसूस करने का अमली मौका दिया है कि फर्द पर जमात को बरतरी भी हासिल है। अव्वलियत व फजीलत भी
मकसद ये था कि न सिर्फ इबादत व बंदगी बल्कि जिंदगी के हर कारोबार में आदम व हव्वा की औलाद एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का गुर और हुनर सीख ले और खुद पसंदी के रुझान को सदा के लिए तर्क कर दे, जो आदमी की इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में न जाने कितने खदशे जन्म देती है और न जाने कितने फितने पैदा करती है। गुरु नानक देव ने भी खुद पसंदी के रुझान की मजम्मत की है और हिदायत फरमाई है कि जो कुछ भी कमाओ उसे बांट कर खाओ। मतलब ये कि आदमी को अपनी मेहनत का जायज फल भी सिर्फ अपनी जात के लिए मखसूस नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि इस फल में खुदा के दूसरे बंदों का भी हिस्सा लगाना चाहिए और अपनी जरूरत पर दूसरों की जरूरत को तरजीह देने का तरीका सीखना चाहिए। जो लोग अपने माल में दूसरों को भी हिस्सा लगाते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हीं लोगों को जमीन का नमक करार दिया है और यही लोग होते हैं जिनके हाथ अमन की बुनियाद को पायदार बनाने के काम आते हैं। खुद पसंदी हर तहजीब और हर तमद्दुन की तारीख में मूजिब ज़वाल साबित होती है। सिर्फ फर्द ही खुद पसंद नहीं होता बल्कि पूरी पूरी कौमें भी जब खुद पसंदी के मर्ज में मुब्तला होती हैं तो ज़वाल और पस्ती का निशाना बन जाती है। अक़वाम साबिक़ा की तारीख का जायजा लीजिए तो ये अंदाजा करना मुश्किल नहीं होता कि बड़ी से बड़ी कौम की तहजीब सिर्फ इसलिए सफ़ाए हस्ती से मिट गई कि वो खुद पसंदी के मर्ज में मुब्तला थी। खुद पसंदी चाहे फर्द की हो चाहे पूरी कौम की, इंसान की जिंदगी में लगने वाला वो घुन हुआ करती है जो इसके अमल की कुव्वत को महदूद करके इसके आसाब को नाकारा बना देती है। खुद पसंदी को बहुत से लोग छोटा सा गुनाह ख्याल करते हैं, लेकिन खुदा के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह वो है जिसे आदमी मामूली समझ ले। हजरत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि जो गलती बारगाहे खुदाबंदी में तुम्हें तकलीफ दे वो इस अच्छे अमल से बेहतर है जो तुम्हें खुद पसंद बना दे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। यही हाल हमारे इस प्रोग्राम का है। जब हमने YouTube पर प्रोग्राम शुरू किया तो हमें अंदाजा नहीं था कि हमें इतनी मोहब्बतें लोगों की मिलेंगी। यकीन कीजिए कि हमारा दामन आपकी मोहब्बतों से भरा हुआ है। हम सरशार हैं, आपने इतनी मोहब्बतें दी हैं और ये इस बात की दलील है कि आपको अपना प्रोग्राम कितना पसंद है, आप अपने प्रोग्राम को कितना पसंद करते हैं। इस कारवां में हमारे साथ नए नए फनकार जुड़ते चले गए, नए नए लोगों ने अपने फन का मुजाहिरा किया और वो फन लोगों ने सराहा भी खूब। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही फनकार मौजूद हैं जो शौकिया गाना गाते हैं, शौकिया गुलकारी करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं अलीगढ़ से मंसूर अली बाबर। जी हाँ, लीजिए आप उनका नगमा सुनिए और महजूज हुइए। हाय एवरीबॉडी, मैं आज आपको 90s के शहंशाह यानी कुमार शानू जी की आवाज में गाना सुनाता हूँ।
ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव आप देख रहे हैं। सामीन, एक बार फिर से तमाम सुनने वालों का इस्तकबाल है हमारे आज के प्रोग्राम में। कभी गर्मी है तो कभी सर्दी लगती है। जब गर्मी लगती है तो दिल चाहता है कि अब फ़ैन चलाया जाए फुल स्पीड पर। कभी कभी तो कूलर चलाने का दिल चाहता है। कभी कभी तो खुदा झूठ ना बुलवाए कुछ लोग एसी भी चला रहे हैं। और थोड़ी ही देर के बाद हमें लगता है कि अब सर्दी लगने लगी है तो ये चीज़ें बंद कर दी जाएं। ऐसा ही होता है ये वाला मौसम, जब गर्मी पूरी तरह से रुखसत होने वाली होती है और सर्दी की आमद होती है। लेकिन ये मौसम हमें बहुत परेशान करता है और सबसे पहले इसकी जो लपेट होती है ना, उसमें आते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे। क्योंकि सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन बच्चों को जल्दी से जकड़ लेता है। तो ऐसे में आपको और हमें कुछ टिप्स आजमाने चाहिए ताकि हम नन्हे बच्चों को बदलते हुए मौसम में जो परेशानियां हैं उनसे बचा सकें। डॉक्टर के पास तो हमें जाना ही होता है और वो अपने हिसाब से इलाज भी करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर होती है। तो क्यों ना ये नौबत ही ना आए कि खुदा ना खास्ता किसी को जाना पड़े डॉक्टर के पास। मतलब जाने में कोई परहेज नहीं है, जाना भी चाहिए, फौरी कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसी नौबत ही हम क्यों आने दें। अब देखिए, कम से कम हम कुछ टिप्स आजमा कर बच्चों की सेहत को अच्छा रख सकते हैं, उन्हें परेशानियों से बचाए रख सकते हैं। एक तो ये ध्यान रखें कि बच्चे खेल खेल में लगे रहते हैं और पढ़ाई में भी लगे रहते हैं और बहुत सी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। तो इतने बिजी हैं बच्चे, उनको अपने खेलकूद से फुर्सत नहीं है। तो ये आप ख्याल रखिए कि उनके जिस्म में पानी की कमी ना हो। उन्हें पानी पिलाते रहिए, कम से कम 6-7 ग्लास पानी उनके जिस्म में जाना चाहिए ताकि पेट की सारी गंदगी जो है बाहर आ जाए, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियां, इन्फेक्शंस शुरू हो जाते हैं। और जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो फिर मास्क तो लगाना ही है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक टिप यहाँ पर हम एक नुस्खा ये भी आजमा सकते हैं कि उनकी नाक पर हल्का सा सरसों का तेल लगाइए, जिससे होगा ये कि छींकने या खांसने से जो निकलने वाले जर्म्स होते हैं उनसे उनको खुद को बचने में मदद मिलेगी। लेकिन मास्क ज़रूर लगाएं बच्चे, ये भी ख्याल रखिएगा। और बच्चों की जो पानी की बोतल होती है उसमें थोड़ा सा आप ग्लूकोज डाल सकते हैं, तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं ताकि उनको एनर्जी मिले और वो बार बार पानी भी पीते रहें। इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखिए। और बच्चों का जो खाना है उसमें हरी सब्जियां होनी चाहिए, जूस और फल ज़रूर शामिल कीजिए। थोड़ी सी प्याज किसी ना किसी तरह उनके जिस्म में जानी चाहिए। और सेब ज़रूर उन्हें खिलाइए, सारे मौसम के फल भी खिलाइए लेकिन सेब ज़रूरी है। इसी तरह दही भी उनको खाने की आदत डालिए, जिस तरह भी वो खाएं, जिस तरह का भी पसंद करें उनको आप ज़रूर खिलाइए, बच्चे बीमार नहीं होंगे। और बच्चों को थोड़ा सा घर के बाहर भी लेके जाइए, यानी बिल्कुल घर के नज़दीक अगर कोई पार्क है तो वहाँ थोड़ी देर के लिए बच्चों को टहलाइए ज़रूर। लेकिन हाँ, ये ख्याल रखिए कि आसपास वहाँ कहीं पानी ना जमा हुआ हो, क्योंकि पानी में जो पनपते हुए जरासीम होते हैं वो फिर हमलावर हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी ख्याल रखिए कि जिस कमरे में बच्चे सोते हैं तो उस कमरे में मच्छर ना हो। सोने से घंटा भर पहले ही सारे दरवाजे और खिड़कियां वगैरह जो हैं वो अच्छी तरह से बंद कर लीजिए। उसके बाद आप मॉस्किटो रिपेलेंट जला सकते हैं, लगा सकते हैं, मच्छरों से कमरा जो है साफ़ हो जाएगा। बच्चों के कपड़ों का भी खूब ख्याल रखिए, उनके कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए। ख़ासकर जिन कपड़ों को पहनकर वो बाहर जाते हैं, गार्डन में खेलने जाते हैं, उन्हें अलग रखिए और बिना धोए दोबारा से इस्तेमाल ना कराइए कपड़े, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। और एक चीज़ और भी बताएंगे कि बाहर की जैसे चीज़ें होती हैं, कई बार बच्चों को पसंद है चाट खाना है, उन्हें गोलगप्पे खाने हैं, नूडल्स खाने हैं, तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा गुरेज कीजिए। अगर उनका ये सब चीज़ें, चटपटी चीज़ें खाने का दिल चाहता भी है तो फिर आप किस लिए हैं भाई, आप बनाइए ना घर पर, और घर पर एकदम फ्रेश भी होगा। आप खुद बनाएंगे, अपनी निगरानी में बनेगा आपकी, तो वो हाइजीन का भी आप ख्याल रखेंगे उसका। और इस तरह से हमारे बच्चे जो हैं, जो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो वो बचे रहेंगे तमाम तरह की परेशानियों से, क्योंकि ये मौसम बदल रहा है, ठीक है। और बच्चों के साथ साथ आप सब भी अपना ख्याल रखिए। फ़िलहाल तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम।
और ये प्रोग्राम यहीं पर अब इख्तिताम पसीर होता है। दीजिए इजाज़त सबिहा को, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया।